मेरा नाम संजीत कुमार रवि है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा नाम जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो मैं बता दूं कि मेरा नाम संजीत कुमार रवि है। फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं सिवान जोन के टेक्नोवास शाखा प्रबंधक और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया बिहार ब्रांचेस का एक सदस्य भी हूँ, एक आम मेंबर, एक आम सदस्य हूँ। जनरली मैं बैकग्राउंड में काम करने पे बिलीव करता हूँ, लोगों के लिए काम करने में बिलीव करता हूँ, आगे आकर उनको समझाने में बिलीव करता हूँ। कहीं भी अगर कोई फंस जाता हो, ऐसा हमारा मेंबर या ऐसा हमारा ऑफिसर जो अनजाने में कोई गलती की जाती है, तो उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। किसी को भी सुख दुख में ये मेरा नेचर है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, यह आपके सामने आने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये पिछले 1.5 सालों से जो हो रहा है हमारी यूनिट में, जो लोग इससे जुड़े होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पिछले 1.5 सालों से हमारी यूनिट में क्या हो रहा है। मैं यह वीडियो जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी द्वारा बनाया गया एक वीडियो, जो कि यूट्यूब में अपलोड किया गया एक पत्रकार द्वारा। माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास कोई पत्रकार तो नहीं है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी हमेशा मेरे साथ रहती हैं। वो हमारे लिए पत्रकार का काम कर रही हैं और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग का भी काम कर रही हैं। तो मैं भी मुद्दों पे ही बात करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूँगा, सब चीज़ों पे बात करूँगा। इसीलिए मेरे सामने आपको बहुत सारे पेपर्स भी दिखाई पड़ रहे होंगे कि भाई क्या है क्या है क्या नहीं है। एक एक बात करूँगा, एक एक चीज़ सारे मेंबर्स के लिए बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें कि आखिर ये रिबेल बना क्यों, आखिर बगावत की ज़रूरत क्यों पड़ी। अरे लोग कहते हैं कि भाई एक रहोगे तो बटोगे, ये करोगे सब करोगे। तो भाई अगर ऐसा होता, एक रहने से बटने से सब लोग ये हो जाते, तो कहीं रिफॉर्म ही नहीं होता। एक बांसुरी बजाने वाले को कहीं सुना था मैंने, किसी ने बोला था, मैं वही बात आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ। एक बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं कराना पड़ता अगर शुद्धिकरण की ज़रूरत नहीं होती, अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। क्यों आखिर ये रिबेलियन बना, ये हम सब जानते हैं, अंदर तक जानते हैं। जो इस बिहार इकाई का हिस्सा रहे हैं पिछले 10-15 सालों में, वो लोग जो बाहर से आकर खुद को कोसते थे कि क्यों हम इस इकाई का हिस्सा आ गए, हम बाहर ही अच्छे थे, उस सोच को बदलने के लिए रिबेल का जन्म हुआ। अपने घर में ना रह पाना, मतलब आने के बाद भी दिल में ये रखना कि भाई इससे अच्छा तो हम मुंबई में थे, इससे अच्छा तो हम कलकत्ता में थे, इससे अच्छा तो हम गोवा में थे, बेकार में ट्रांसफ़र लेकर आए। उस चीज़ को बदलने के लिए रिबेल की शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी। खैर, आगे रिबेल्स की सारी बातें आप सभी को बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि जो आम सभा 46वीं हमारी आम सभा हुई, उसके बारे में आप सभी को बता सकूं, और हमारा यूनिट किस प्रकार से अभी फंक्शन कर रहा है उसके बारे में भी आप सभी को बता सकूं। बहुत लोग हमेशा बोलते हैं, मैं भी बोलूँगा, हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं है भाई। हमको सुधार चाहिए, आप में सुधार चाहिए, मुझ में सुधार चाहिए, जिसमें भी सुधार हो के एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन बनाना है। हमें किसी पद की, किसी उसकी लालच नहीं है। हमें हमारा संगठन अगर आप चला रहे हैं, अच्छे से चलाएंगे, तो हमें आपके पद को छीनने की और आपके पद पे बैठने की कोई लालसा नहीं है। जितनी चिंता बिहार के आबरू की हमारे वर्तमान महासचिव को है, उतनी ही चिंता हम सबको है, मुझे है। मैं भी एक बिहार का सदस्य हूँ, बिहार इकाई का एक सदस्य हूँ, तो मुझे भी उसकी चिंता है। आगे चलेंगे। पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। जो पहली बात हमारे महासचिव ने बताई थी कि ये एजीबी उन्हें बुलाना पड़ा। क्यों बुलाना पड़ा, कि संवैधानिक मजबूरी हुई या क्या हुआ। तो जैसा जनरल सेक्रेटरी ने बताया था कि वो पिछले 15 सालों से ट्रेड यूनियन में है, और अच्छी बात है, पिछले 15 साल से वो ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस पद को चुन पाते हैं। तो अगर वो 15 साल से ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, तो उनको ये ध्यान देना ज़रूरी होता है, न्यासक ज़रूरी है
कि एक एजीबी का जो नोटिस होता है वो बहुत तरीके से बनाया जाता है, सारे एजेंडा उसको कवर किए जाते हैं और उस नोटिस को 15 दिन पहले मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ता है। तो मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मेरे हाथ में ये 46वें एजीबी का नोटिस है। इस नोटिस पे जो डेट दिया हुआ है वो 21 अप्रैल 2025 का दिया हुआ है। सही बात है, आपने माना कि 21 अप्रैल 2025 को नोटिस बताया होगा, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसको 15 दिन पहले अपने मेंबर्स को भेजना होगा, लेकिन आपने यह भेजा 28 अप्रैल को, वह भी व्हाट्सएप के माध्यम से। क्या आप ऐसा ही संगठन चला रहे हैं कि आपके पास अपने सदस्यों का ईमेल आईडी नहीं है जिस ईमेल पे आप इसको ये प्रस्तुत कर सके, या ब्रांचेस के ईमेल में जो पहले से भेजा जाता था वो भेजा जा सके? तो मैं इस एजीबी को क्यों सपोर्ट करूं? एक आम मेंबर होने के नाते पहली ही बात गलत थी। इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास सब कुछ है। ये 21 अप्रैल का डेट है, लेकिन जो नोटिस सर्कुलेट किया गया है वह सर्कुलेट किया गया है 28 अप्रैल को। ये हमारा सिवान जोन का जो ग्रुप है जिसमें यह नोटिस शेयर किया गया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप का आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आप देखेंगे मैंने डेट को मार्क कर दिया है। 28 अप्रैल को हमारे निवर्तमान डीजीएस अभिजीत भैया ने ये लिखा है कि भाई 46 एजीबी भी है और आपको आना है। इस चीज़ से भी मैं थोड़ा सा ये हूँ कि आपके ही संविधान में लिखा हुआ है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो इस सदस्य का नेता नहीं हो सकते। तो अभिजीत भैया तो हमारे ही जोन में है, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं हमारे जोन में, मतलब हमारे एफजीएमओ में है, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बाहर गए हैं, वह आकर आपका इसी मीटिंग अटेंड करते हैं। तो कहाँ तक ये जायज़ है? अगर आप हम ये शिकायत कहीं कर देंगे तो क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ जाऊँगा कि 28 अप्रैल 2025 को सर्कुलेट किया गया। तो क्या यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इसको आप 15 दिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आप बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम के हिसाब से आप चलते हैं, ये हमारे इकाई का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि सब कुछ यह लिखा हुआ है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट में यह लिखा हुआ है कि आपको एजीबी का नोटिस 15 दिन पहले अपने मेंबर्स पे सर्कुलेट करना है। ये पहली बात। अब आगे बढ़ेंगे कि हमारे अंदर ये आक्रोश क्यों एजीबी के लिए आया। मेरे पास 44वीं एजीबी का भी नोटिस है, मेरे पास 45वीं एजीबी का भी नोटिस है। मैं सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये 44, 45वीं, 46वीं की बात मैं करूँगा जो इस बार का नोटिस थी। इन सब लोगों को मैं ये ध्यान से दिखाऊंगा। 3 नंबर पॉइंट पे आप सभी लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि 3 नंबर पॉइंट जो एजेंडे का होता है हमेशा, वो क्या रहता है, वह मैं पढ़ता हूँ। ये मैं बात करूँगा 45वीं की। टू कंसिडर रेजोल्यूशन प्रोपोजिशन रिकमेंडेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी and or brought forward by any member if any if proper notice has already been given। ये 45वां एजीबी था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की कोई बात नहीं लिखी गई थी इस नोटिस में, जो कि पिछले साल हुआ था 9 मार्च को। मेरे पास एक 44वां एजीबी का भी नोटिस है जिसमें यह साफ तौर पे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं लिखी गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा 46वें का नोटिस जिसमें क्या लिखा हुआ है। 46वें एजीबी यानी जो हमारा मई में जो 11 मई को हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है आप सब लोगों को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। टू कंसीडर एंड अडॉप्ट रेजोल्यूशन प्रोपोजिशन एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय द करंट जनरल सेक्रेटरी। आप लोग जो मेरे मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी देख लें कि 46वें एजीबी का जो नोटिस आया है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करूंगा कि मैंने यह विरोधाभास कब चालू किया। सबसे पहला इलेक्शन कराने का डिमांड मैंने 3 अगस्त 2024 को अपने वर्तमान महासचिव जो कि कोऑप्टेड महासचिव है उनके पास रखा था। क्यों रखा? क्योंकि वो एक कोऑप्टेड जनरल सेक्रेटरी थे। वो ऐसे लोगों को अपने कमेटी में बिठाए रखे थे
जिनको जिनको इस कमेटी में होने का अधिकार नहीं है, जिन्होंने बिहार के ऑफिसर्स को लूटा है, जिन्होंने उनकी अस्मिता को लूटा है, जिन्होंने क्या क्या किया है आप सब जानते हैं। एक इंसिडेंट के लिए एक ट्रांसफर जो कि 2 किलोमीटर दूर एक शाखा में हो रहा था, उसके चक्कर में आप लोगों ने 200 मेंबर्स का विजिलेंस खुलवा दिया। सबके पीडीसी में अपडेट हो गए एक ट्रांसफर की वजह से। कितने स्पेशल ऑडिट हुए, कितने लोगों को मेमो मिला। 46 लोगों का रिप्लाई तो मैंने खुद ने लिखा है, जो ये वो उस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए और जो उस अंचल में मोबाइल छीनने की एक एग्जीक्यूटिव की घटना हुई या रुकने की घटना हुई एक ट्रांसफर के लिए, वो भी मात्र इस शाखा से ना होके करीबी 2-3 किलोमीटर की शाखा से, वो जो अस्मिता लूटी गई उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो 150 ऑफिसर्स जो कि प्रमोशन में नहीं बैठ पाए, जिनको रिप्लाई लिखना पड़ा, जो डर के साए में आज भी जी रहे हैं, जिनका अभी भी केस चल रहा है डिफेंस करने के लिए। आप हम कोई भी जाएं, ये हुआ। इसका बेसिक रूट कॉज क्या है ये आपको देखना चाहिए। इसका रूट कॉज वही है, उस निर्माता आप आज के संगठन में जिसको आप बिठा के बैठे हैं, उनमें से कई साथी इस दुर्दांत चीज़ों के करने के पीछे शामिल थे। इसीलिए 3 अगस्त 2024 को मैंने यह ओपन लेटर आपको लिखा था, हमारे निवर्तमान महासचिव को, कि आप इलेक्शन करवाइए। आप इस कुर्सी पे बैठने की नैतिकता खो चुके हैं। आपने जनता के पास, हमारे मेंबर्स के पास कुछ भी हासिल नहीं किया है। ये 3 अगस्त 2024 की बात है। तब से मैं यह डिमांड कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर नैतिकता होती महासचिव जी, तो आप 4 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, चलिए सितंबर में, चलिए अक्टूबर में, चलिए नवंबर में रिजाइन करते और इलेक्शन करवाते। आप बोलते हैं कि संविधान में विदर्भ यूनिट में ये हुआ। आपको सीखना चाहिए। हमारे निवर्तमान जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, गुजरात यूनिट के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एजीबी इलेक्शन के बाद करवाने के लिए अपना इलेक्शन 3-4 महीने पहले करा लिया। आपको सीखना चाहिए हमारे उड़ीसा के बुलंद जनरल सेक्रेटरी कमलजीत महापात्रा से, जिन्होंने एजीबी कराने का टाइम हो रहा था उससे पहले इलेक्शन करा लिया। मैंने आपको, जब आप हमारी शाखा में कार्यरत थे, हम आपके ब्रांच मैनेजर थे, तब भी हमने ये बात बोली थी आपसे, या फिर मैं किसी कार्य से उस शाखा में गया हूँगा, तब भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि भैया जनवरी में करवा लीजिए चुनाव। आपने बोला कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च बैंक का बहुत टेंशन है संजीव, छोड़ दो, इसमें मत बोलो चुनाव कराने के लिए। क्या एबिलिटी में आई आपके पास कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च में चुनाव लड़ाइए? हम बैंक के सोल्जर हैं, बैंक के लिए काम करते हैं। बैंक है तो सब कुछ है, बैंक है तो ये संगठन है, बैंक है तो हम हैं, आप है, हमारा पहचान ही इस बैंक से है। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई भी आपको ये नहीं उठाया कि आप इलेक्शन करवाइए। जब आपने ये अनएथिकल एजीबी करवाया, पैसे का हनन करवाया, उस पे हमें इस बात को बोलना पड़ा, और हम बोलेंगे। यही तो रिबेल है, एक आम अधिकारी की आवाज़ जो आपको आईना दिखाएगी कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। इसका भी सबूत है हमारे पास। आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा करो, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। आपने एक बोला कि एजीबी नहीं कराना पड़ता है, एजीबी, स्पेशल एजीबी बुलाना पड़ता है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को कोई अपना रिपोर्ट नहीं देना होता है, और वो तो सिर्फ एक महासचिव को अपना प्रतिवेदना, मेरी इंग्लिश माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सिर्फ वो लाइन पढ़ना चाहूँगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको बता दूं कि ये हमारे बिहार ब्रांचेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जल्दी मिलता नहीं है। मुझे इसको निकालने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। मैंने बहुत बार मेल किया कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए। अगर टाइम मिलता तो मैं वो सारे मेल्स का भी प्रिंट आउट निकाल लेता, नहीं मिला। कहीं ना कहीं से मैंने जुगाड़ लगा कर इसको निकलवाया है। तो इसके अगर हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे, जो मैं बात कह रहा हूँ कि क्यों एजीबी इलेक्शन के बाद करवाना चाहिए, तो आप धीरे धीरे इसको पेज में सबको शेयर भी कर दूंगा। मैं सबको शेयर करता हूँ, नॉलेज सबको बांटने से बढ़ती है। जो आर्टिकल नंबर 6 है वो है इलेक्शन। आर्टिकल नंबर 6 में जब आप आगे जाएंगे
तो उसका एक 11 नंबर पॉइंट है। हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, आप हमसे ज़्यादा सीनियर है, आप हमको बता सकते हैं, हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखना तो हमारा काम है। उसका वर्डिंग मैं पढ़ूंगा। द रिटर्निंग ऑफिसर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग गवर्न्ड आफ्टर द इलेक्शन। आप 15 साल से ट्रेड यूनियन कर रहे हैं सर, तो हमने भी ट्रेड यूनियन की धरती से ट्रेड यूनियन करना सीखा है, कलकत्ता से सीखा है। 2013 नवंबर की हमारी ज्वाइनिंग है, 14 में हम हमारे बिहार के साथियों, हमारे बंगाल के साथी जिनके साथ गलत हो रहा था, उनकी आवाज़ हम ज्वाइन करने के 6-7 महीने के बाद से उठा रहे हैं और हमेशा उठाएंगे, यही हमारा नेचर है। तो अगर आप ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अमेंडमेंट किया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है उसमें यह लिखी हुई बात है कि भाई जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट एजीबी को देना पड़ता है, क्योंकि एजीबी हमारी सबसे बड़ी संस्था मान लीजिए, कमेटी मान लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मानी जाती है। अब हम बात करेंगे एजीबी की। एजीबी की बात करेंगे तो एजेंडा आइटम मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद अब मैं बताऊंगा कि एजीबी कराने का एक्सपीरियंस बहुत है ना महासचिव जी के पास, बहुत सालों से उन्होंने गुण सीखे हैं। आपके पास सत्ता है, सत्ता क्या कहूँगा, आप हमारे महासचिव हैं, आपका सम्मान है, आपके पास बैंक हमारे फंड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने स्टेट बैंक के लोग बुलाए, यूनियन बैंक के लोग बुलाए और साथ ही साथ दूर दराज के कॉमरेड्स को रुकने की अच्छी व्यवस्था की कि वो रात में ही आकर रुक जाएं और सुबह 9 बजे आकर 9:15 में बिजनेस सेशन जो है ख़त्म कर दें। सुबह कार्रवाई स्टार्ट हुई, आपने अपना रिपोर्ट पढ़ना चालू किया, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती ही है सर आपके पास, आप दिखा दीजिए सबके सामने। आपने अपना रखना चालू किया कि भाई ये ऐसी चीज़ें हैं। हमने उसका एक विरोध किया। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मेरी विरोध की, जो पॉइंट नंबर 2 था, इसमें लिखा गया था कि कॉमरेड रवि उपाध्याय को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ये करने और मैनेजमेंट का साथ देने के लिए उनको हटा दिया गया। कम से कम इस बात को तो ना लिखते महासचिव। हम सब जानते हैं कि कॉमरेड रवि उपाध्याय ने क्यों रिजिग्नेशन दिया था। 4,000 रुपये हर एक अधिकारी से वसूलना। देखिए वो पॉइंट भी ना, आपने अपना जो वीडियो बनाया है उसमें गलती से बोला है लॉटरी बेचने के लिए। लॉटरी का भूत अभी भी उतरा नहीं है। क्या बोलूं, लॉटरी मतलब लॉटरी पास्ट का चीज़ हो गया। मतलब कभी कभी ये लगता होगा ना कि लॉटरी, तो इसीलिए आपने मैनेजमेंट का साथ देने थर्ड पार्टी की जगह लॉटरी बेचने की बात की। खैर अब वो तो पुरानी बात है। लॉटरी क्या, अब हम वो 4,000 रुपये भी नहीं वसूलने देंगे, वो 1,000 रुपये भी नहीं वसूलने देंगे जो आप वसूलते आए हैं। तो बात करूंगा फरवरी 2024 की, जब पिछले साल मैनेजमेंट ने जोड़ लगा कर ये किया। मैं इस पे नहीं जाऊंगा यार, लोग इसको इशू बनाएंगे कि लॉटरी नहीं बेचना है, लॉटरी ये करना था। उसके बाद आप लोगों ने एजीबी, माफ़ कीजिएगा, फैमिली गेट टुगेदर बनाने के लिए 4,000 रुपये की मांग की। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे साथी कॉमरेड रवि प्रकाश उपाध्याय का, जिसने सिवान की धरती से यह चालू किया कि हम अब नहीं सहेंगे, और इसी मुद्दे पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया कि नहीं, हम ये 4,000 रुपये नहीं लेंगे मेंबर्स से, उनके बीच में ये काम नहीं करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, हम उस टाइम इधर ही कार्यरत थे। तो आप इस बात को कैसे अपने जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए उनको बोला गया, थर्ड पार्टी से उनको मिलके मैनेजमेंट प्रेशर देके। आपके पास क्या ऐसे सबूत हैं? सबूत हैं तो आप पेश कीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे मुझसे लोग पूछते हैं कि कॉमरेड रवि प्रकाश उपाध्याय क्यों, गणेश पांडे क्यों नहीं। आज मैं उन सभी लोगों का जवाब देना चाहता हूँ। रवि प्रकाश उपाध्याय वो है जो कि गलत होने पे सहनीय मतलब होने के बाद उसने अपनी आवाज़ उठाई। ऐसा नहीं है सबने संगठन का साथ दिया नहीं दिया।
उसने अपनी आवाज़ बुलंद करके उठाई। आप पिछले 15 साल से ये सब होते हुए उस कमेटी में देखते रहे, कभी भी आपका ज़मीर नहीं जागा सर। ज़मीर जागना चाहिए था। अगर आपका ज़मीर जागता तो आप हमारे नेता होते रवि उपाध्याय से पहले। रवि उपाध्याय को जब उस बड़ी मीटिंग में सुनाया जा रहा था, इसी कमेटी मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें बोलने वाली थी, आपको भैया मानते थे, हाथ पकड़ के आपके साथ बोलते थे कि भैया के साथ कंधे में कंधा मिटा के लोगों की भलाई में चलेंगे। उस समय आपका नेता नहीं जागा कि गलत बात जब बोली जा रही है तो बोल के खड़े हों? कैसे जागेगा? आपके अंदर वो बात नहीं है महासचिव। अगर आपके अंदर वो बात होती तो आज आप ये सब नहीं कर रहे होते, बाउंसर्स नहीं बुलाते। कितनी आसानी से आपने पॉलिटिकली झूठ बोल दिया कि किसने बुलाया मुझे नहीं पता। बोल सकते हैं भैया आपने सीखा है राजनीति करना। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सीधी बात बोलते हैं। बाउंसर्स बुला के रखना, अरे हम आपके भाई हैं, कभी बड़े भैया गणेश पांडे पे हाथ उठाना, धक्का मुक्की करना सोच सकते हैं? अगर आपने अपने अंदर ये सोचा तो ये आपकी गलती है। आपका रिस्पेक्ट कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मनभेद नहीं है, मतभेद है। अगर मनभेद होता तो चीज़ें झलकती। अब बात करेंगे कि आप लोग बैनर बना के लेके आए थे, आप लोग तैयारी में आए थे। हाँ, हम तैयारी में आए थे क्योंकि हमने ग्रुप में, जो कि आपका एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने चीज़ों की नोटिस देते हैं, अपने मीटिंग्स की नोटिस देते हैं, उस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हमने आपका प्रोटेस्ट किया कि ये एजीबी अनएथिकल है। आपको पहले इलेक्शन कराना है, उसके बाद एजीबी में सारी चीज़ें करानी है, पास कराना है, रिपोर्ट दिलाना है, जनता के पास जाना है। नहीं, हम चाहते थे कि पिछले 2 सालों का सब कुछ ये हो जाए तब हम खत्म कर दें। अरे भाई, जब तक वो बॉडी कार्यरत तभी होती है जब वो एजीबी होता है। उस एजीबी के पहले आप ही लोग इसी कमेटी मीटिंग करके वो चीजें पास करके फाइनल करते। थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन मैं भी जानता हूँ सर, संजय दास से सीखा है। जो आदमी आज 70 साल, मान 65 साल, 66 साल, जो भी उनकी उम्र है, उसमें भी कर्मठता से लड़ रहा है, उनसे सीखा है। मुझे इसमें कोई गरज नहीं है, उनके खिलाफ लड़के भी सीखा है। उनके खिलाफ बोलने पे वो हमें चुप नहीं कराते थे, वो बोलते थे, वो बदलाव लाते थे खुद में। अगर आपको ना पता हो तो कोलकाता के मेंबर से पूछ लीजिएगा। 2013, 14, 15, 16 हर गलत नीति पे, हर गलत की चीज़ों पे आवाज़ हम लोग उठाते थे। उस आवाज़ को सुनी जाती थी, आवाज़ दबाई नहीं जाती थी। अब तो जब मैंने यह नोटिस दिया कि भाई आप ये एजीबी हटा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत कीजिए, आपने नहीं सुना। ये बात आपने एक्सेप्ट की है कि बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देनी चाहिए थी। अगर आगे आके एक महासचिव की तरह प्रतिक्रिया देते तो बात डिस्कशन के साथ ख़त्म हो जाती। आपने हमारे ओपन लेटर जो 2024 का, उसका जवाब दिया था कि समय आने पे इलेक्शन होंगे। उसके बाद से क्या हम लोगों ने इलेक्शन का डिमांड किया था? नहीं किया था। यही होती है पहचान एक महासचिव की। आप भी उस व्हाट्सएप के मैसेज में आके बोलते कि संजीत ये फलाना, हम लोगों ने ऐसा ऐसा बात था, इसके लिए किए हैं, गलती से या फिर इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात सोच रहे थे या एजेंडा में शामिल हो गया था, उसको हम हटा रहे हैं। और आप फिर लोगों को बरगला रहे हैं कि 10 तारीख को इन लोगों ने एक नोटिस दिया कि आप एक बार बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं है और एक बार फिर खुद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ लाइंस अपने इसमें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैंने डिमांड किया था, सिर्फ मेरे 2 ही डिमांड थे कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कराइए, इलेक्शन का डिक्लेयर कीजिए। आपने पिछले इसी कमेटी में नहीं किया है तो आप इसमें कीजिए, जो भी आपका बात था। दूसरी बात, रिटायरीज को रखने के, चेयरमैन के पोस्ट को रखने को मैंने हटाने की बात कही थी कि आप चेयरमैन का पोस्ट हटाइए। उसी के सारे क्लॉज की मेंबरशिप सीज हो जाएगी अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, टर्मिनेटेड होते हैं। उसकी बात, आप चेयरमैन की कोई पोस्ट नहीं रहेगी। और रिटायर होने के बाद जो ऑनररी मेंबरशिप पूर्व के लोग, ऐसे लोगों ने बनाया था जो कहते थे कि हम AIBOC FBOIO को AIBA नहीं बनने देंगे, पूर्व के लोगों ने उसको जो बनाया था उसको हटाने के लिए मैंने मांग किया था। यही 2 तो मेरी मांग थी सर। और नोटिस देने के बाद भी आपने इसको एजेंडा में शामिल नहीं किया। बोलते हैं डिस्कशन हुआ,
तो मैं लोगों से बता दूंगा कि मैंने यह कन्वे किया था कि यह एजीबी अनएथिकल है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना, जो आपके एजेंडा में है, तो ऐसी चीज़ों को अमेंड कीजिए जो कि लोगों के फायदे के लिए। मैं लाइन पढ़ लूंगा 2 मिनट, आप लोग सुनिएगा। दिस एनुअल जनरल मीटिंग हैज बीन कन्वर्ट इन एन अनएथिकल मैनर as it fails to address the real concerns of the serving members. However, if the current committee genuinely wishes to contribute to the well-being of the officers' fraternity, they must consider and adopt the above amendments to ensure that the association remains an independent and democratic platform for serving employees only. तो क्या डर है सर? कौन है आपके पीछे कि आप रिटायरीज को इसमें से नहीं हटाना चाहते? कौन आप बोलते हैं? किन लोगों ने इनको बनाया, किन लोगों ने इनसे गाइड हो रहे हैं? कोई नहीं है हमारे पीछे। हमारा डिसीजन इंडिपेंडेंट लिया जाता है। हर एक आवाम अधिकारी का डिसीजन हम लोग लेते हैं। हर अधिकारी, आम अधिकारी का, एक आम अधिकारी भी उठ के हम में से रिबेल बनता है। हम उनकी आवाज़ को दबाते नहीं हैं, आवाज़ की उनको सुनते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, जवाब देते हैं। आप बोलते हैं कि ये लोग चाहते थे कि एजीबी खराब हो। अरे भाई, आप अगर ये दे देते तो ओपन सेशन में भी जो विरोध हुआ, आपने हमारा बैनर तो देखा नहीं? से नो टू रिटायरीज, प्लीज पास 5 days बैंकिंग, एंड प्लीज डोंट डू दिस अनएथिकल एजीबी। दीज वाज द ओनली 3 demands written on that बैनर। अगर आप पहले ही प्रतिक्रिया देते, वो बैनर की जरूरत नहीं पड़ती। आप बोलते हैं कि हम चाहते थे कि इज्जत खराब हो। बिजनेस सेशन खत्म होने के बाद ओपन सेशन में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या किसी प्रकार की होटिंग की गई? क्या किसी को बीच में रोका गया? हमारे माननीय बहुत ही कार्यशील हमारे महासचिव फेडरेशन के नीलेश पवार सर ने बोला, बहुत प्रकाश राव सर ने बोला, हमारे कमलजीत भाई ने बोला, संजय दा ने बोला, सब ने बोला, जो जो डिजिग्नेटरी आए हुए थे, हमारे जीएम साहब ने बोला। आप नहीं बोले, इसी बात का दुख है। हमने बीच में कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाई। जब आवाज़ उठानी चाहिए थी बिजनेस सेशन में, आपने उसको दबा दी। रिटायरीज लोगों को बिठा के दूर दराज से अपने एसोसिएशन के फंड या जिसके फंड से आप लेके आए, लोगों को ले आके स्टेट बैंक, यूनियन बैंक को लेके आके आपने आवाज़ दबाने की कोशिश करी। फिर भी हमारा टीम रेबल उसमें भी आपको करारा जवाब दिया। और जहाँ जहाँ गलती होगी कॉमरेड गणेश पांडे, हमारे महासचिव, रेबल आपको जवाब देता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हर एक बात का मैं जवाब आपको लेकर आया हूँ आज। जो जो आपने जवाब और चीज़ें हमसे मांगी है, मैंने बहुत मुझे इस बात का सबसे गहरा आहत जानते हैं क्या हुआ कॉमरेड महासचिव? बाउंसर्स बुलाने की बात को एक्सेप्ट ना करना, और एक बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियंस की तरह। किसने बुलाए थे? ये शोध का विषय है। आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। टिकट बांटे जा रहे हैं, हमारा प्रशांत किशोर जी ऐसे लोगों की तलाश में है। आप भी जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके अंदर ऑफिसर्स को ठीक रखने में, उनका ट्रांसफ़र रुकवाने में। 3 साल पे लोग विदाई हो जा रहे हैं भैया। आप कितने सालों से हैं, ये सब चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। ट्रेड यूनियन में जब आदमी होता है, मैं जानता हूँ, उसको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन जो लोग 3 साल के अंदर जा रहे हैं, उनका दर्द समझिए यार। ब्रांचेस खुलवाइए, जेट कोड खुलवाइए, ये सब के लिए लड़िए। जेट कोड खुलने वाला था, वो तो देखिए, जिसके अच्छे कार्य होते हैं वो बोलना चाहिए। पुराने महासचिव का एक ही अच्छा कार्य था कि उन्होंने एनबीजी बिहार दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स आज यहाँ पे हैं। सिवान जोनल ऑफिस बना, गया जोनल ऑफिस बना। आप भी ऐसे कार्य करते ना भैया, जितना दिन आपको मिला डिमांड पुजोर तरीके से रखते, तो हम आपके साथ, आपके पीछे रहते। रिबेल नहीं बनता। रिबेल बना क्योंकि आपने भी उस कमेटी को, हमारे रवि भैया बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा चले गए, 40 चोर रह गए, तो शुद्धिकरण नहीं ना हो गया भैया। आपको तो जवाब देना था उन ऑफिसर्स का जिनको मेमो खोला गया, जो 3 साल से बाहर जा रहे हैं। लड़िए ना भैया,
जेट कॉर्ड खुलवाने के लिए लड़िए, ब्रांचेस खुलवाने के लिए लड़िए, ट्रांसफर रुकवाने के लिए लड़िए, लड़ते हैं आप। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके अंदर लड़ने की जज्बा नहीं है, लेकिन जज्बा और मजबूत कीजिए और हमारी तरफ मजबूत आंखों से देखिए। मैं और आप अलग नहीं हैं। कल को आप चुनाव लड़ जाएंगे तो मैं आप चुनाव जीत जाएंगे तो मैं आपसे ये 100% यहाँ से कहना चाहूँगा, मेरा घर है कि संजीत कुमार रवि, कॉमरेड रवि प्रकाश उपाध्याय और हर एक रिबेलियन आपके पीछे इतनी मजबूती से खड़ा होगा कि पूरा इंडिया देखेगी कि ये वही बिहार है। लेकिन उसके लिए अपने में परिवर्तन लाइए। चलिए अब एक एक पॉइंट, आप इतने अच्छे से एक एक पॉइंट लेके आए भैया, मैं आपकी तरह बोलने वाला आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। आपने बोला 8 लाख का खर्चा होता है, 16 लाख का खर्चा। 8 लाख का खर्चा हुआ ना जी एक एजीबी करवाने में। क्या चाहते थे आप? मुझे नहीं पता चला कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 2 एजीबी जो होने चाहिए उनके बीच 15 महीने का गैप होता है, और आपको अपना फाइनेंस जो होता है वो ऑडिट कराने के बाद 6 महीने के अंदर एजीबी कराना होता है। तो जो 9 मार्च 2024 को ऑडिट हुआ उसमें आपने 29 फरवरी का सब कुछ करा दिया। 9 फरवरी 24 को माफ कीजिएगा एजीबी हुआ। फिर अभी जो हुआ उसमें आपने दोनों को पास कराया। यही चीज अगर आप अपना कमेटी छोड़ के रिजाइन करके इलेक्शंस दिसंबर में करवा के फरवरी मार्च में एजीबी करते तो जो ये 8 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो नहीं होता। आप बोलेंगे स्पेशल एजीबी, स्पेशल एजीबी। स्पेशल एजीबी में पैसा खर्चा नहीं होता भैया, आपके और हमारे में आपका पैसा तो नहीं है, ये आपका खुद का पैसा नहीं है, मेंबर्स के पैसे हैं। हमने आपको जब डिसीजन लेने की चीज़ें सौंपी है तो आपको तो उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए ना भैया। आप करके क्या प्रूफ करना चाहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन खैर जो हुआ वो गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक एक करके मैं देख के बोलूँगा भैया। मैं उतना परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि बाउंसर क्यों किसने बुलाए थे पता नहीं। आगे चलते हैं। 9 मार्च 2024 में हम लोग क्यों नहीं गए? आपको अच्छे से पता है भैया। 4,000 रुपये मांग रहे थे, आप भी 1,000, 15, 2,000 के लिए तैयार थे कि चलो 15, 2,000, 2500, 3,000, 4,000 मांगना पड़ेगा। आपको आवाज़ ना उठानी चाहिए थी भैया, आपको बुलंद होकर बोलना चाहिए था कि नहीं सर आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। आवाज़ बुलंद करते तो पूरी आवाम आपके साथ होती। सप्रेस्ड सब थे, फिर किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं होती कि भाई हम गलती से बिहार आ गए। सबके अंदर ये फीलिंग होती कि हाँ हमें बिहार में जाना है, बिहार में काम करना है। आप बोलते हैं कि हमारे चलते, हमारी वजह से बाहर के लोग सुनते होंगे, ये होंगे कि बिहार में क्या चल रहा है। खुश हैं बाहर के लोग कि बिहार में परिवर्तन आ रहा है। पता नहीं आपको किससे सोर्सेस से पता चलती है। एजीबी के बाद हमारे मोबाइल में कम से कम 30 से 35 लोगों का मैसेज आया कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये विरोध होना चाहिए था। आगे बात करेंगे। आप एक बारे में बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन 300 और 400 रुपये, 200 और 300 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने इसको नहीं बढ़ाया। तो भैया आपने वो मिनट्स फिर जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट में क्यों रखा? आप बोलते हैं आपको 15 साल के ट्रेड यूनियन का एक्सपीरियंस है, क्या आपने जीएस रिपोर्ट खुद नहीं बनाया? तो किसी से टाइप करवाया? एक जीएस रहते हुए आपको ये काम खुद करना चाहिए था। उसमें आपको यह बात लिखनी चाहिए थी कि पिछले एजीबी में इसको 200 से 300 रुपया किया गया था, अब मैं यह प्रपोज कर रहा हूं कि इसको 300 से 200 ही रखा जाए, और उस चीज को पास करानी चाहिए। अगर आपने 200 से 300 से नहीं बढ़ाया तो एक एजीबी के मैंडेट का आपने उल्लंघन किया था। उस उल्लंघन को यहाँ रेक्टिफाई कराना चाहिए था, ना कि धीरे से वो लाइन जोड़ के जीएस रिपोर्ट पास करा लेनी चाहिए थी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये काम करना चाहिए था कि नहीं हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, 300 नहीं कर रहे हैं, 200 ही रहेगा, पुराने वाली भूल को हम वापस ले रहे हैं। ऐसा आपने नहीं बोला भैया, इसीलिए हम लोग खड़े हुए। और अगर ऐसी चीज़ें गलतियां होती रहेंगी तो रिबेल हमेशा खड़ा रहेगा भैया। हम मान लीजिए इलेक्शन होगा, हम खड़े होंगे इस बार इलेक्शन में, अगर हम जीत गए तो रवि भी हमारे हमेशा कहते हैं कि हम चाहेंगे कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हों तो हम ही में से एक आम आदमी खड़ा होकर फिर रिबेल बनाए और बोले कि तुम गलत कर रहे हो। यही रिबेल की ज़रूरत है, यही रिबेल का एम है,
ये एम नहीं है कि भाई हमें बंटवारा करना है। कोई मैनेजमेंट अगर आंच उठा के देखे हमारे उस पर, एकजुट होके आज के डेट में भी लड़ेंगे आपके साथ। आप बोलेंगे किसी को कि भाई ये काम गलत हो रहा है, खून देना है, खून दे देंगे। लेकिन भैया कम से कम ऐसे आरोप ना लगाइए, आगे बढ़ेंगे। आप एक बार बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देता, सब कुछ ये नहीं करता, सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं देता, तो यार उसी उसमें आप बोलते हैं कि मैंने एक वीडियो देखा। कम से कम पॉलिटिशियन बन रहे हैं, बाउंसर्स किसने बुलाए थे पता नहीं, तो कम से कम ये भी थोड़ा परिपक्व कीजिए कि आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। आप वीडियो देखते हैं भैया, देखना भी चाहिए। आपने बोला कि मुझे जो उचित सवाल लगेंगे मैं उन्हीं का जवाब दूंगा, बिल्कुल गलत। आप महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी यानी आम लोगों के सेक्रेटरी। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं कि आप 10 क्वेश्चन लेंगे और 5 का ही जवाब देंगे। यू आर आंसरेबल टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय योर कॉमन मेंबर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको लाइक हो तब भी आपको आंसर करना है, अगर आप उसको डिसलाइक करते हो तभी भी कुछ क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। अगर आप आंसर कर दिए होते हमारे क्वेश्चंस का, ऑफिशियल ग्रुप ऑफ सिवान ऑफिसर्स एसोसिएशन, जो हमारे सिवान का बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन का जो सिवान धरा है, उसमें अगर आपने रिप्लाई कर दिया होता तो ये चीजें ना हुई होती। आगे चलेंगे। सब लगभग मैंने कवर कर दिया है, बातें तो मैं लगभग सर पे उड़ते हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी और ये सब बात की आपने, सही बात है भैया, आप बड़े भाई हैं, आप गार्जियन हैं हमारे। आप जैसा अगर हम कहीं गलती करेंगे, आप टोकेंगे तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सोशल मीडिया पॉलिसी अगर कहीं वायलेट हुई होगी तो हम उसको आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी विचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख लेना कोई सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन है। आप ये जो वीडियो बना के बोले ना भैया, यही आप अगर वो मंच से बोल देते ना कि भाई इलेक्शन तो मैं करा के रहूंगा और इलेक्शन इस डेट, सो टेंटेटिवली इस डेट को, हमारा डिमांड क्या था भैया, टेंटेटिव डेट बना। हमें पता है कि 60-63 दिन है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमारे पास भी है। आप बोल देते कि जून 30 से मैं चालू कर रहा हूँ, जून 15 से मैं प्रोसेस चालू करूंगा, मैं इसी मीटिंग कराऊंगा 25 मई को और फिर उसको चालू कर दूंगा। सब लोग आ जाएंगे 30 मई तक भैया। पहले आपने जनवरी फरवरी मार्च में बैंक का बहाना लिया और फिर अब आप वोटर लिस्ट का बहाना लेते हैं। कल को वोटर लिस्ट बनाते बनाते अगर बिहार का इलेक्शन आ जाएगा तो फिर आप बिहार के इलेक्शन का हवाला देंगे। आपको दिसंबर जनवरी में वोटिंग कर लेना चाहिए था। नैतिकता के आधार पे आपको रेजिग्नेशन देके जनता से मैंडेट लेके आना चाहिए। आपको जनता को वोट देने में, चुनाव देने में क्या दिक्कत है भैया? अगर आप बुलंद होते तो आप जनता के पास जाते और उनसे मैंडेट लेके स्ट्रांग तरीके से आप आइए ना। हम सबसे पहले होंगे नारा लगाने वाले, कॉमरेड गणेश पांडे जिंदाबाद। आगे बात करेंगे। ये बात मैं पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, रिबेल टीम किसी से गाइड नहीं होती। हमारे पीछे हमारा आम अधिकारी है और कोई नहीं। आपके पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके ऑफिस में अभी भी बैठे रहते हैं, जो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य स्वयं करते हैं, जो लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं कि कोऑपरेटिव का लोन नहीं होगा क्योंकि आपने रिबेल का साथ दिया। तो भैया अपने गिरबान में झांकिए और यह सोचिए कि ये रिबेल क्यों बना ये रिबेल, क्यों संजीत कुमार रवि और क्यों गणेश पांडे आमने सामने है, क्यों रवि प्रकाश उपाध्याय और गणेश पांडे ये आपके मेंबर्स आमने सामने हैं। ये सोचना आपके लिए जरूरी है। अब बात करेंगे 72 लाख और 46 लाख की। उसकी बात क्यों नहीं की भैया आपने? क्या जब 72 लाख पास हो रहा था, 46 लाख पास हो रहा था, आप इसी कमेटी मीटिंग का हिस्सा नहीं थे? साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, 46 लाख रुपए देने के लिए मुजफ्फरपुर में एसोसिएशन ऑफिस बनाने के लिए दिया गया। क्या आपने कोई एसोसिएशन ऑफिस मुजफ्फरपुर में देखा है? लापता। कल मैं पोस्टर लगाऊंगा, एसोसिएशन ऑफिस लापता। आप यह बोल के टाल देंगे कि वो पिछले कमेटी का फैसला था। क्या उस कमेटी में गणेश पांडे सदस्य नहीं थे?
क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? यही डिफरेंस है गणेश भैया, यही चीज़ अपने में लाइए, मजबूती से लाइए। संजीत रवि क्या, संजीत रवि जैसे लाखों हजारों ऑफिसर्स आपको पीछे लग जाएंगे, क्योंकि आप बिहार के आदमी हैं, बिहार के लिए लड़ेंगे, ये सोच के हम आपके साथ आगे आएंगे। लेकिन आपने विरोध नहीं किया, पिछले 15 साल से आपने विरोध नहीं किया। लॉटरी बिकते रहे, अवैध वसूली होती रही, ट्रांसफर से वसूली दिखते रही। अरे यार, किसी का रिप्लाई बनाने के लिए भी पैसा लगता था। क्या बोलूँगा, आप उस कमेटी के सदस्य थे कॉमरेड गणेश पांडे, और आपका चुप रहना ही आपको इस पद के लिए उचित नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, ना कभी बनाएगा। और अगर आप इसमें सुधार लाएंगे, चलो माफ़ कीजिएगा, ना कभी बनाएगा, अपने शब्द को वापस लेता हूँ। अगर आप इसमें सुधार लाएंगे, अभी भी कड़क तरीके से आवाज़ उठाएंगे मैनेजमेंट के सामने, बोल्ड तरीके से अपनी डिमांड्स के लिए लड़ेंगे, आप हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे दिल से। क्या बोलूँ, जब बोलना चालू करूँगा तो बहुत सारी बातें होंगी। आगे भी मैं बोलूँगा कि और मैंने क्या आपके आपने बोला कि आप वीडियो में कि हर बात पे चर्चा हुई ओपन सेशन में। भैया चर्चा क्या हुई? 4 लाइन आप पढ़े, उसके बाद हमने बोला कि भैया हमें 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, ये चीज़ पे डिस्कशन कीजिए। आप बोले पास पास पास। यही तो होता रहा है हर एजीबी में। इस बार थोड़ा अलग हो गया तो सबको मिर्ची लग गई यार, ये अलग होगा। रिबेल ने आवाज़ उठाई है, इसके बाद से बिहार इकाई वाइब्रेंट होगा और हमेशा यह आवाज़ उठेगी हर गलत कार्य में, चाहे वो आपकी कमेटी करे, चाहे आगे आके जीत के आने वाली कमेटी करे। गलत होगा, आवाज़ उठाएगा, लड़िए। जो लोग यहाँ से दूर पोस्टिंग होके जाते हैं ना, जिनको बहुत दूर पोस्ट कर दिया जाता, आप लड़ते होंगे, क्योंकि अभी आप जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में थोड़ा और लड़िए, लोगों में बांटिए, लोगों को जोड़िए। आपका सिवान जोन ऑफिसर्स में आपके पूरे सिवान के ऑफिसर्स नहीं हैं, क्या आपने उनको एडिशन करने के लिए सोचा? आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मेंबर्स क्या एडेड है? नहीं है। आपके पास तो अपने मेंबर्स का ईमेल आईडी नहीं है, क्या पता मोबाइल नंबर हो या ना हो, मुझे नहीं पता। क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता था भैया, मैं बहुत ही वो करके आता हूँ, आपको बहुत आदर करता हूँ मैं हमेशा से, क्योंकि आप एक बहुत सॉफ्ट नेचर के आदमी हैं, हमेशा से वो आदर रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ों को खोते जा रहे हैं। पता है कब खोया आपने? सबसे पहला जब आपने बोला कि बाउंसर किसने बुलाया, वो शोध का विषय है, वो पता नहीं अफवाह है, फोटो खिलाने के लिए। शेम ऑन यू, यू नो डीप इनसाइड हियर इफ यू हैव द हार्ट। आप बुलाए या कौन बुलाया? आपकी कमेटी से बुलाया। फिर हम आम मेंबर्स हैं, आपको भाई मानते हैं, पैर छू के प्रणाम करेंगे, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, मुद्दों पे लड़ेंगे। लड़ाई हाथ उठाने वाला चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं सीखा है। संस्कार हैं, बिहारी संस्कार हैं। 6 महीने से बड़े लोगों को भी सलाम भैया बोलते हैं। बिहारी संस्कार कभी जाएगा नहीं। आपने यह सोचा कि ऐसा होगा, गलत सोचा। अगर आप उस ग्रुप में रिप्लाई कर देते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं करने वाले हैं, इलेक्शन हम जल्द करवाएंगे, ये कार्रवाई होती ही नहीं। 24 दिन हुई। और विरोध करना डेमोक्रेटिक राइट है हर एक इंडियन का, वही राइट हमने यूज़ किया और बिजनेस सेशन में किया। बाहर से आने वाले किसी के पास किसी भी टाइम पे अगर हमने विद्रोह करके कुछ बोला हो तो आपके पास वीडियो फुटेज है। मीटिंग समाप्त होने के बाद हम अपने फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास बात रखने गए। तो इसलिए भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बदलिए बदलिए, सब कुछ आगे बढ़िए। रिबेल हमेशा रहेगा, सशक्त तरीके से सब लोगों के साथ रहेगा। बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, बहुत लंबा बोल गया हूँ। अभी बोलना चाहूँ तो अभी टॉपिक मैंने सब कुछ लिख रखा है कि क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। चलिए, रिबेल की आवाज़ आगे बढ़ती रहेगी, सबको आईना दिखाती रहेगी। विक्ट्री नहीं, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट नहीं, हमारे रवि भैया बोलते हैं, मुट्ठी हर एक मेंबर से बनने का। भैया पटना जोन को सफरर मत बनाइए, बिहार को सफरर मत बनाइए, ब्रांचेस खुलवाइए, बिजनेस ग्रोथ में लगिए, डिपार्टमेंट्स लगाने के लिए लड़िए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो कि नहीं है हमारे पास, हमारे किसी भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर में, उनको जोड़िए। वो आदमी नहीं है लॉ ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जिस स्केल में ज्वाइन करते हैं 10-15 साल भी उसी स्केल में रहते हैं, कन्वर्जन नहीं आ रहा है।
इतना ही मजबूत हमारा 26,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो कन्वर्जन लेके आइए, बैठ जाइए यार। इससे अच्छा तो AIBA वाले हैं जो हर बात पे नोटिस दे देते हैं कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। हाँ, जो फेडरेशन ने किया, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ क्लिंच हुआ, स्टाफ लोन बढ़ा, स्टाफ OD बढ़ा, एवरीथिंग। आई एम प्राउड ऑफ माई फेडरेशन। लेकिन जो नहीं हुआ वो बोलना हमारे मेंबर्स का काम है। ये चीज़ नहीं हुई है। मार्केटिंग ऑफिसर्स का कन्वर्जन लेके आई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉ, इन सब लोगों का। या फिर अगर नहीं ला सकते तो समान उनका प्रमोशन स्किल्स रखिए, रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स में उनको भागी बनाइए, लड़िए। हम लोगों से नहीं, अंदरूनी कभी लड़ाई नहीं होगी। गणेश भैया, इस मैसेज से मैं अपने फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी को भी ये बात कहना चाहूँगा कि मैं और हमारा रिबेल ग्रुप ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए हम इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, नोबो में चले जाएंगे। नो, अ बिग नो। वी आर हियर टू क्लीन आवर होम, नॉट ब्रेक इट। वी आर हियर टू रिनोवेट इट। आपके अंदर वो आग जलानी है तो रिबेल बनिए भैया। जिस दिन आप रिबेल बन जाएंगे ना, सबसे आगे जो नारा लगाने वाला होगा ना, वो संजीत रवि ही होगा आपके साथ। कॉमरेड गणेश पांडे जिंदाबाद। इसके लिए अर्न कीजिए। थैंक यू। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा जोश में आ जाता हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ सो रही हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सब लोगों को। आप लोग जो ये सुन रहे हैं, मेरी बातों को आप लोग खुद सोचिएगा, खुद के गिरबान में दिल से सोचिएगा। मैं दिल से काम करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। मुझे ऐसे बोलना नहीं आता बना बना के। हर एक कुछ पॉइंट्स जो रेज किए गए थे वो मैं लेके आप लोगों के सामने आया था ताकि इसको क्लियर कर सकूं। तो संगठित रहिए, रिबेल बनिए, रिबेल के एक एक डिमांड को पूरा कीजिए। से नो टू रिटायरीज। जिस दिन अगर आप जीते तो मेरा यह वीडियो याद रखें। पहले इसी मीटिंग में यह जो अमेंडमेंट मैंने प्रपोज किया था वो पास होना चाहिए। हमें चेयरमैन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे भूतपूर्व रिटायर्ड लीडर्स मदद करना चाहते हैं, एज अ एडवाइज़र हमारे पास आके रहें। पोस्ट कुछ नहीं होगा, वो क्या उनकी सलाह हम लोग नहीं मानेंगे? मानेंगे, वो हमारे गार्जियन हैं। लेकिन पोस्ट देकर फिर इसको फिर क्यों ऐसे बनाना? रिबेल की ही डिमांड थी कि लेवी नहीं देंगे यार। ऑलरेडी हम लोग 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार देते आए हैं। हमें फेडरेशन के खर्चों के लिए 1,000-1,500 लेवी देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप पहले ही हमसे पैसे ले चुके हैं, 4,000, 3,000, 2,000, एक क्लस्टर मीटिंग, वो क्लस्टर मीटिंग। एक आम अधिकारी तंग हो गया भाई, क्यों देंगे लेवी? इसीलिए से नो टू लेवी। अगर आप 5 डेज बैंकिंग लेके आए होते और बोलते तो हक से लेवी देते। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी लोगों को मेरा आभार, आपने यह वीडियो सुनने के लिए समय दिया। मैं उपदेशी पत्रकार जी जो हमारे हैं उनको भी यह वीडियो भेजूंगा। मैं उतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने YouTube चैनल पे ये वीडियो अपलोड करके सबके लिए, सबके पत्रकार जो होते हैं ना, वो धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए, इधर से भी उधर से भी होने चाहिए। तो जब आप उनकी बात आपने अच्छे से रखी तो हमारी बात भी रखिएगा। मेरे पास वो माइक वाइक नहीं है, एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आम आदमी हूँ, इसलिए आवाज़ पहुँच रही होगी, नहीं भी पहुँच रही होगी, इसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो गुड नाइट। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और हमारी बातों का एनालिसिस खुद से करें, और इस कमेटी के लोग दिल में झांके, क्या सही किया क्या गलत किया। अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी ज्वाइन करते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम यहीं बने रहेंगे, हम ये फ़ायदा देखने वाले लोग नेता नहीं बन सकते हैं। फ़ायदा मत देखिए, दूसरों के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए। हम सब एक साथ हैं। बहुत लोग बोल रहे थे आवाज़ दो, हम हमेशा एक हैं। थैंक यू।